नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और दशाफल 73 और बात होगी शुक्र की महादशा में चंद्रमा के अंतर्दशा का फल। तब चंद्रमा के अंतर्दशा का फल मेष से लेकर के मीन तक कोई भी लग्न की राशि हो जाए, किसी भी ग्रह के साथ बैठा हो, किसी भी भाव में स्थित हो, इससे पहले हम लोगों को यह जानना है कि अंतर्दशानाथ कौन है, चंद्रमा है। इसके कारकत्व क्या है। ये मन की बात करता है, ये मन के कारक, शरीर में रक्त के कारक हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से माता कहते हैं इसको। कार्य क्षेत्र में वैश्य का कार्य करने वाला कहते हैं, वाणिज्य करने वाला कहते हैं। स्वभाव स्त्रियोचित है और शुभ अशुभ में ये पक्ष बली होते हैं। कभी किसी पत्रिका में शुभ और किसी में अशुभ, और किस में शुभ किस में अशुभ ये भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पूर्णिमा के आसपास शुभ और अमावस के आसपास अशुभ। तो जितना कारकत्व चंद्रमा का है ये सब याद कर लीजिए। और उसके बाद क्या याद कर लेना है, स्वामित्व। कहाँ का स्वामी है, लगन का ही है तो शरीर की भी बात करेगा। दूसरे स्थान का स्वामित्व है तो धन की भी बात करेगा। तीसरे का स्वामित्व है तो आपके पराक्रम और बल की बात करेगा। भाई की बात चंद्रमा यहां करेंगे। किसी के पत्रिका में चौथे स्थान का स्वामित्व है, भूमि भवन मकान आदि का बात चंद्रमा यहां बताएगा। पांचवें का स्वामी है हायर एजुकेशन, आपके विवेक को दर्शाएगा। संतान सुख है नहीं है ये बताएगा। छठे का स्वामित्व है जीवन में संघर्ष कितना है, रोग कौन कौन सा हो सकता है, रोगों की तीव्रता क्या होगी, ऋण लेकर के जीवन चलेगा, शत्रु हावी होंगे या नहीं होंगे ये बताएगा। सप्तम में स्थित है आपके भोग विलास, सांसारिक सुख, लंबी यात्रा, व्यवसायिक पार्टनर आदि के विषय में बताएगा। आठवें में चंद्रमा है घोर कष्ट, अनेक प्रकार के संकट। नवम में है भाग्य के विषय में, धर्म के विषय में, अध्यात्म के विषय में, आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा के विषय में भी बताएगा। 10वें में है आपका करियर बताने लगेगा, कार्य के क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा वो बताने लगेगा। 11वें में स्थित है तो लाभ की जानकारी देने लगेगा, और 12वें में स्थित है तो व्यय के और हानि के विषय में बताएगा। तो चंद्रमा का जो स्वतंत्र कारकत्व है उसको तो याद रखना है, वो सब में एक ही होगा, लेकिन ये अलग अलग पत्रिकाओं में अलग अलग हो जाएगा। तो दो चीज ध्यान में रख लिए। अब ध्यान में रख लीजिए कि चंद्रमा कहां स्थित है। केंद्र त्रिकोण में है, लाभ स्थान में है, 6, 8, 12 में है, दूसरे और तीसरे भाव में है, और सबके परिणाम अलग अलग होते रहेंगे। अब क्या है कि ये सबके परिणाम हमने आपको पहले बता दिए कि छठे में होगा तो क्या, 8वें में होगा तो क्या, 12वें में होगा तो क्या। यहां 6, 8, 12 का परिणाम अच्छा नहीं है। अगर लोगों का प्रश्न आ जाता है छठे में तो अशुभ ग्रह है, चंद्रमा छीन का है, चला गया तो अच्छा, छीन का है अच्छा, लेकिन क्या छठे में बैठेगा, छठे का रिजल्ट देगा, आपको अच्छा लगेगा। ज्योतिष को समझना और मन को संतोष देना दोनों में बड़ा अंतर है। हम आपके लिए ज्योतिष करते हैं या आप जैसा जैसा प्रश्न करते हैं उसमें हम अपना सर हिलाते रहते हैं, और यदि प्रश्न थोड़ा कठिन लग जाता है तो उसके लिए हम उपाय बताते रहते हैं। और हमारा प्रयास होता है कि आप ज्योतिष बताइए और प्योर ज्योतिष बताइए। तो
कोई भी ग्रह केंद्र त्रिकोण में स्थित है अच्छा फल करेगा, धन स्थान में स्थित है अच्छा फल करेगा। ठीक है, उसमें मारक के भी गुण आएंगे, वो हमारे जीवन को समाप्त भी कर सकता है, लेकिन जब मारक खंड आएगा तब ना। अच्छा, हम कहते हैं जब मारक खंड आएगा तब ना, और गणित ज्योतिष को रोके बैठे हैं, उसको भी शुरू करेंगे, क्योंकि वहीं हम आपको हर चीज विधिवत गणितीय पद्धति से बताएंगे। क्योंकि ये सारा गणित कंप्यूटर निकाल के आपके सामने रख देता है, इसीलिए उस पर इंटरेस्ट बहुत कम लोगों का होता है, और फलित न कंप्यूटर निकाल सकता कभी। और हमारे पास तो अलग अलग जगहों से अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन के लोग आचार्य करके, रिसर्च करके, प्रवीण करके फिर आ जाते हैं सीखने के लिए, और हम प्रसन्न होते हैं कि चलो हमें अवसर प्राप्त हुआ कि हम आपको बता पा रहे हैं। अब चंद्रमा किसके साथ युक्त है, हम किस लग्न की पत्रिका देख रहे हैं, उसके लिए चंद्रमा अनुकूल है या प्रतिकूल है। मेष लग्न की पत्रिका देख रहे हैं, चंद्रमा अनुकूल है। मकर लग्न की पत्रिका देख रहे हैं तो भी चंद्रमा को अनुकूल कहेंगे। अब क्यों कहेंगे, अब यहां 10 नंबर आएगा, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 केंद्र में है, तो केंद्र में है इसलिए अनुकूल कह दिया मैंने। अनुकूल नहीं कहने के लिए उदाहरण एक ही है कि चंद्रमा तो सम है, लेकिन शनि जो है सो उसको अपना शत्रु मान लेता है। तो ये हम पीछे पाठ में बताते रहते हैं कि जो जैसा हम लोग एक कहावत बोलते हैं ना, जैसा करेगा वैसा भरेगा। यहाँ यदि चंद्रमा शनि के लिए जिस तरह का रोल प्ले करता है, उसी तरह जब चंद्रमा का लग्न होता है तो शनि उसके लिए उसी तरह का व्यवहार करता है। ये सब चीज़ हम लोग पीछे सीख चुके हैं और आगे सीखते भी रहेंगे। तो अब यहाँ है कि यदि चंद्रमा छठे में है तब क्या होगा, 4, 3, 2, 1, 12, 11। तो मकर लगन के लिए तो अनुकूल बता दिया, क्या कुंभ लगन के लिए अब छठे का भी स्वामी को भी अनुकूल बता दें क्या? तो यहां तो ये प्रतिकूल हो गया। अब प्रतिकूल हो गया ये तो हम उसको स्वामित्व के आधार पर समझ लिए, अब स्थिति के आधार पर उसकी विवेचना समझिए कि ठीक है स्वामित्व छठे का मिला। एक छोटा सा उदाहरण ही ले लेते हैं हम। तो यहां स्वामित्व के आधार पर हम लोग इसको प्रतिकूल कह देते हैं। अब स्थिति मुख्य तो ये है, स्वामित्व तो है ही, लेकिन स्थिति अगर ये भाग्य स्थान में है, दशम स्थान में है, केंद्र त्रिकोण में है, अब ये क्या हो गया, अनुकूल हो गया। चलिए, सीखने में समय लगता है और सही बात है कि उदाहरण भी बीच बीच में देना चाहिए और हम देंगे भी। तब षष्ठेश है, लेकिन यदि स्थिति केंद्र त्रिकोण में है, लाभ स्थान में है, तो जब ये हम चूंकि दशा पढ़ रहे हैं, तो जब ये अंतरदशाओं में आएगा तो हमारे लिए फल अच्छा करेगा। और यदि किसी कारण से इसको छठे का भी फल करना पड़ा, अर्थात कहीं बैठा अपने घर को देख भी रहा है या अपने घर में ही बैठा है, तो फिर छठे का भी फल करेगा। अब वो अनुकूल करे प्रतिकूल करे, उसके लिए और किसके ऊपर अब निर्भर करना पड़ेगा हमको। अब आ जाइए, ये अनुकूलता और प्रतिकूलता को समझने के लिए युति जानना जरूरी। और युति नहीं, जबकि संबंध की बात हम कर लेते हैं, यहाँ संबंध की बात कर लें। और संबंध 4 प्रकार के होते हैं, ये हमने आपको पहले ही बताया है, और वो क्या क्या होता है ये भी आप लोग जानते हैं
किसके साथ संबंध है? केंद्रीय त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध है। ठीक है, ये षष्ठेश होकर के चतुर्थ में बैठेगा, चतुर्थ की हानि जरूर करेगा। अब हानि क्या करेगा और लाभ क्या कर जाएगा? क्योंकि फल तो चतुर्थ का करेगा, तो वाहन आदि का सुख भी देगा हमको। तो ऐसे ही फलों को अब अभ्यास में समझने की जरूरत है। तो क्या मातृत्व की क्षति करेगा? माता की हानि करेगा। भूमि भवन मकान देगा, लेकिन संघर्ष के बाद देगा, बहुत परिश्रम करने के बाद मिलेगा। पैसा बहुत है, लेकिन षष्ठेश चतुर्थ स्थान में है, मन ही नहीं हो रहा लेने का। आज ये पसंद नहीं, कल वो पसंद नहीं, एडवांस भी दे दिया, फिर वापस लेने जा रहे हैं। तो युति के आधार पर, स्थिति के आधार पर यह पता चलेगा कि अब दोनों में हम कैसे सामंजस्य बिठा करके रिजल्ट को कहें। अच्छा, किसी भी ग्रहों का दशा अंतरदशा खराब फल देगा, उसके लिए उसको छठे 8वें 12वें में होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए। और वो प्रभाव कैसा होता है? युति का, दृष्टि का, स्थिति का, यही तो प्रभाव है, केंद्रीय प्रभाव है। तो चलिए ये सब हम लोग समझ लेंगे, फिर मूल रूप से रिजल्ट क्या बताएंगे। तो जब चंद्रमा की दशा आएगी, कोई भी आदमी है, कितने भी अच्छे पोजीशन में है, लेकिन उसका इमोशन ऊपर नीचे होगा। भावनाओं का कार्य ग्रह चंद्रमा, भावनाएं उफान मारेंगे। अब ये किस अवस्था में चंद्रमा की दशा आ रही है, ये आप लोगों के लिए समझना है। मन हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा। माता से लाभ या हानि की बात होगी, रक्त संबंधित परेशानी की बात होगी, या पहले से परेशानी हो तो वहां रक्त विकार दूर भी हो। 8वें में बैठा हो तो मन कुंठित हो जाए, परेशानी बढ़े। तो अब यहां पे लेकिन रिजल्ट, जो साधारण रिजल्ट जो चलता रहेगा वो ये सब है। और विशेष रिजल्ट कि अब 8वें में बैठा, अष्टमेश के साथ बैठा, कौन कौन से ग्रह से दृष्ट है, क्या वहां जाकर के और पीड़ित हो गया, या लाभ स्थान में जाकर के बैठा और अच्छे अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो गया, भले वो षष्ठेश हो या अष्टमेश हो। तो चंद्रमा के जो स्वाभाविक स्वतंत्र फल हैं वो सारे फल अच्छे होने लगेंगे। जितने भी नैसर्गिक परिणाम है उसमें वृद्धि हो जाएगी। और जिस स्थान में बैठा, लाभ स्थान की भी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वहां चंद्रमा तो बैठा लेकिन शुभ ग्रहों का प्रभाव भी तो हो गया। और यदि लाभ स्थान में बैठा, षष्ठेश अष्टमेश है और अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो यही रिजल्ट विपरीत हो जाएगा। अब चंद्रमा है तो वाणिज्य में हानि, अब डेली जो इनकम था उस पर प्रभाव। तो इस तरह से चंद्रमा के फल को समझना है। और सबसे पहले किसी भी ग्रह के फल को समझने से पहले उस ग्रह को जानना जरूरी है। जब आप हमको अच्छी तरह से जान पाएंगे तभी हमारे विषय में अच्छा और बुरा निर्णय ले पाएंगे कि हाँ ये अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं हैं, इनकी आदत अच्छी है या इनकी आदत अच्छी नहीं है, काम करने में अच्छे हैं या कामचोर हैं। तो सारी बातों की जानकारी आपको प्राप्त होने लगेगी। सिर्फ धैर्यपूर्वक अध्ययन करने की जरूरत है। 5-10 मिनट का पाठ होता है, लगातार 1-2 पाठ पढ़ते रहिए। हमारे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आज, और वो कमेंट में भी लिख देते हैं 165 तक पाठ पढ़ लिया, ये सारे आजीविका निर्णय एक ही दिन में पढ़ लिए, दशाफल में 50 पाठ पढ़ लिए, उनको धन्यवाद। लेकिन यदि आपकी इच्छा होती हो तो आप 10-20 पाठ, 2 पाठ, 1 पाठ, जिनको जितना समय मिले और जिनकी जितनी रुचि हो। यदि आपकी रुचि नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके लिए जरूरी नहीं नाक समय बर्बाद करना। जिनकी रुचि है वो निरंतरता बनाए रखिए, यही रुचि आपका आगे ज्ञान में बदल जाएगा।
इतना ज़रूर कहेंगे। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।